Before starting this video, I would like to thank all my subscribers and viewers. आप ही की वजह से लास्ट वीक हमारे 10 वीडियोस पूरे हुए एंड कुछ दिन पहले ही हमारे 1000 व्यूज़ भी पूरे हुए हैं. टुडे हम डिस्कस करेंगे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया का फियास्को. आप में से कईयों ने स्कैम 1992 ये सीरीज देखी होगी. उसमें आपको पता होगा हर्षद मेहता का स्कैम था. वो स्कैम ऑलमोस्ट 500 करोड़ का था. आपको पता है पिछले साल अप्रैल 23, 2020 को जो 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स वाइंड अप की फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया ने, उनका टोटल AUM कितना था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? 25,000 करोड़. दैट इज फ्रीकिंग 50 टाइम्स द स्कैम ऑफ 1992. पर क्या यह स्कैम है? ऐसा क्या हुआ कि उन्हें वो स्कीम्स को वाइंड अप करना पड़ा? यही सारी बातें देखेंगे आज के वीडियो में. मेरा नाम है रघुनंदन, आप देख रहे हैं वैल्यू शास्त्र. लेट्स बिगिन. फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इज अ वेरी बिग नेम इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. ये US की एक बहुत बड़ी कंपनी है और हमने जैसे हमारे म्यूचुअल फंड एक्सप्लेन के वीडियो में देखा था, कोई भी फंड हाउस लाइक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वो एक बिल्डर की तरह होता है. वो बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करता है. कुछ उसमें से डेट स्कीम्स होती है और कुछ उसमें से इक्विटी स्कीम्स होती है, कुछ हाइब्रिड स्कीम्स भी होती है. तो ऐसी ही 6 डेट स्कीम्स उन्होंने लास्ट ईयर वाइंड अप की. वाइंड अप की यानी क्या किया? तो उन स्कीम्स में अब कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उनमें से कोई पैसा विड्रॉ भी नहीं कर सकता. सैड पार्ट इज इन 6 में से 3 स्कीम्स ऐसी थी जो लो रिस्क ऐसे करके उन्होंने मार्केट की थी. यानी उन स्कीम्स में एक्सपेक्टेड रिटर्न तो कम था और रिस्क भी कम थी. ऐसी स्कीम्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया जिनको स्टेबल रिटर्न्स चाहिए थे, जिनको ज़्यादा रिस्क लेनी नहीं थी. और आज उनके साथ क्या हो रहा है? उनका पैसा अटका पड़ा है. कोर्ट में केसेस चल रहे हैं. उनका जो होगा सो होगा, पर अभी के लिए तो वो स्ट्रेस में है. अभी के लिए तो उनकी खून पसीने की कमाई अटक गई है. आगे क्या होगा वो हम देखेंगे. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा क्लिप यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ. ये क्लिप सीधे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया के YouTube पेज से ही लिया गया है. We had to make the extremely difficult decision to wind up 6 of our funds that we've managed for over 15 years, only because after exploring all options, we firmly believed this was the only viable option to preserve value for you. जैसे कि आपने सुना, इनके CEO का कहना है कि ये 6 स्कीम्स उन्हें इसलिए बंद करनी पड़ी कि कोविड क्राइसिस आ गया था, इनको इलिक्विडिटी हो गई थी एसेट्स में. दिस इज जस्ट पार्टली ट्रू. ये अर्ध सत्य है दोस्तों, ये पूरी तस्वीर नहीं है. ये जो पूरी टाइमलाइन है, ये जो सारे इवेंट्स है, ये शुरू हुई जुलाई 2019 में और ख़त्म हुए अप्रैल 23, 2020 को, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हिस्ट्री में एक काला दिन कहा जा सकता है. तो क्या हुआ बिटवीन जुलाई 2019 एंड अप्रैल 23, 2020? देखते हैं इन डेप्थ. जुलाई 2019 को हेड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने एक प्रेजेंटेशन भेजा. किसे भेजा? CEO को भेजा. उस प्रेजेंटेशन में उसने क्लियरली बोला था कि येस बैंक, DHFL और वोडाफोन, इनके जो बॉन्ड्स हैं वो डिफॉल्ट कर सकते हैं. ये कंपनीज अच्छे सिचुएशन में, अच्छे पोजीशन में नहीं है. जुलाई 4 को CEO वो प्रेजेंटेशन अप्रूव कर देते हैं. जुलाई 5 को क्या होता है? चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो होता है फिक्स इनकम डिपार्टमेंट का, वो कंप्लेंट करता है रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के बारे में और इस डेटा के बारे में. आपको एक बात बता देता हूँ, किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस में 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं. फर्स्ट डिपार्टमेंट एसेट मैनेजमेंट, सेकंड डिपार्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट. एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स ये दोनों डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंटली काम करनी चाहिए. यानी एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का जो वेरियस असेट्स खरीदते हैं म्यूचुअल फंड के लिए या बेचते हैं, उनका कभी भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए आपके रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में. रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि इनके जो पोर्टफोलियो में एसेट्स है वो अनड्यू रिस्की तो नहीं हो रहे, ये देखना. प्रॉब्लम यहाँ आया चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ फिक्स इनकम डिपार्टमेंट का. उसे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. उसने जुलाई 9 को उस प्रेजेंटेशन में खुद ही चेंजेस कर दिए. और तो और जुलाई 13, 2019 को ये प्रेजेंटेशन फाइनलाइज भी हो गया. इसमें से ये सारे रिस्क कंसर्न निकाल भी दिए गए और ये बोर्ड के सामने प्रेजेंट कर दिया गया. अब अगस्त में क्या हुआ? अगस्त में फिर से एक बार रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हेड ने कंसर्न्स रेज किए. उन्होंने बताया कि 30 to 50% ऑफ द पोर्टफोलियोज, मतलब 30 to 50% ऑफ द बॉन्ड्स जो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, जो उन्होंने खरीदे हैं, वो इलिक्विड हो गए हैं. इलिक्विड यानी क्या?
कि अगर अब वो बाजार में जाके उन्हें बेचना चाहे या तो कंपनी को रिटर्न करना चाहे तो उनके लिए कोई बायर, कोई खरीदार नहीं मिलेगा। और ये स्पेसिफिक वार्निंग बोर्ड मीटिंग में भी दी गई, जहां पे भी ये इग्नोर की गई। नेक्स्ट, रिपीटेड वार्निंग्स फिर से दी गई अक्टूबर 2019, दिसंबर 2019 और मार्च 2020 में। ये भी सारी इग्नोर की गई। जैसा कि आप देख रहे हैं, बार बार वार्निंग्स दी जा रही है और बार बार उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सॉलिड आंसर मेरे पास अभी नहीं है, पर उस सवाल पे हम थोड़ी देर बाद आ रहे हैं। और तो और इन्होंने अपना मैकॉले ड्यूरेशन भी मिसकैलकुलेट किया। अब आप पूछेंगे मैकॉले ड्यूरेशन क्या होता है, इसके बारे में हम हमारे बॉन्ड कैलकुलेशंस के वीडियो में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये एक एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी होता है। अगर आपका अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड है तो आपका मैकॉले ड्यूरेशन 0.5 से बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अपनी ही मेथोडोलॉजीज लगा के, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अपने जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स है उनका ड्यूरेशन होता है वो हमेशा 0.5 के आसपास रखा। कभी 0.47 बताया, कभी 0.50 बताया, कभी 0.54 बताया। पर एक्चुअली अगर हम सही मेथोडोलॉजी ऑफ कैलकुलेशन फॉलो करें तो वो कितना था, 0.85, 0.91, 0.89, यानी 0.5 से बहुत ज़्यादा था। ये इन्वेस्टर्स को तो वो नहीं बता पाते, इसीलिए उन्होंने गलत कैलकुलेशंस भी कर दिए। इंटर स्कीम ट्रांसफर्स का भी ब्लेटेंट मिसयूज किया गया। अगर एक फंड हाउस है जिसकी 2 डेट स्कीम्स है, एक डेट स्कीम का एसेट उठा के दूसरी स्कीम में डालना, ये हो गया इंटर स्कीम ट्रांसफर। अब ये सही है क्या? नहीं, दिस इज एन अनफेयर प्रैक्टिस। बट अभी भी ये इंडिया में इलीगल नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये अनफेयर प्रैक्टिस है? देखिए, एक अगर कोई फंड है जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है और दूसरा जो है वो लॉन्ग टर्म फंड है, तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का एसेट लॉन्ग टर्म में नहीं डाल सकते और लॉन्ग टर्म का एसेट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में नहीं डाल सकते। पर ऐसा फ्रैंकलिन ने किया और बहुत बार किया। अपनी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी, जो उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम इस वे में इन्वेस्ट करेंगे, उसका भी उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया। उस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को छोड़कर उन्होंने अलग ही इन्वेस्टमेंट्स किए। और फाइनली आपको पता ही है क्या हुआ। अप्रैल 23, 2020 को उनको ये 6 स्कीम्स वाइंड अप करनी पड़ी। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। क्या यह स्कैम था? किसी भी फियास्को को स्कैम कहने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। एक, मिस रिप्रेजेंटेशन, दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन एंड तीसरा अल्टेरियर मोटिव। क्या यहाँ मिस रिप्रेजेंटेशन था। उन्होंने जो स्कीम्स शॉर्ट टर्म बोली थी उसमें लॉन्गर टर्म के बॉन्ड थे। क्या यहाँ मिस इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि उन्होंने मैकॉले ड्यूरेशन गलत कैलकुलेट किया था। क्या उनका अल्टेरियर यानी आपका इंटरेस्ट छोड़ के भी कोई मोटिव था, कोई असेट्स खरीदने या बेचने के लिए? इसकी जांच अभी चल रही है। पर प्राइमा फेसी अगर आप देखेंगे तो इतनी बार वार्निंग्स क्यों इग्नोर हुई? बार बार जब इनका रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बताता रहा तो इन पे ध्यान क्यों नहीं दिया गया? सीईओ से लेके सीआईओ तक सारे ही लोग, इवन बोर्ड मेंबर्स भी क्यों बार बार सारी चीज़ों को इग्नोर करते गए? इन सारे फैक्ट्स को देखते हुए लगता है कि हाँ, शायद इसमें भी अल्टेरियर मोटिव हो सकता है। फाइनली, तो क्या यह स्कैम था? मैंने आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दिए हैं। अब इन फैक्ट्स के बेसिस पे आई वुड लीव इट टू योर बेटर जजमेंट टू डिसाइड वेदर इट वॉज अ स्कैम और नॉट। ये वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मनी कंट्रोल और मनी लाइफ की वेबसाइट से मिली है। कुछ एक्सेलेंट आर्टिकल्स अबाउट दिस केस आर देयर ऑन दोज वेबसाइट्स। मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो ज़रूर पढ़ें। फ्रेंड्स, बॉटम लाइन ये है कि जो इन्वेस्टर्स है उनका पैसा अभी तो उनके पास नहीं है। कोविड जैसे टाइम पे जब हर किसी को पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, तब उनके पास वो पैसा नहीं है। अब क्या इसमें उनकी गलती है? आई वुड से इसमें इन्वेस्टर्स की गलती नहीं थी। पर अगर उन्होंने एक बार देख लिया होता कि कौन सी कंपनीज में उनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है क्या वो सच में अच्छी कंपनी है, क्या वो डिफॉल्ट कर सकती है? जैसे येस बैंक, DHFL, वोडाफोन, ये तो 2018 के एंड से ही लोगों को पता चलना शुरू हो गया था कि ये तीनों कंपनीज जो है ये घाटे में चल रही है, ये प्रॉब्लम में चल ही रही है। ऐसे टाइम पे तभी पैसा निकाल लेना एक जिम्मेदारी वाला काम होता, एक होशियारी वाला काम होता। ये वीडियोस बनाने के पीछे मेरा यही मोटिव है कि आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहे। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके ना करें।
आपको सारे डिटेल्स आपके इन्वेस्टमेंट्स के पता हो और आपको उनका एनालिसिस कैसे करना है ये भी पता हो। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप ये वीडियोस अपने परिजनों के साथ शेयर करें। हम हर संडे 9 AM को वीडियोस लाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एक लाइक दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में बताएं और कोई सुझाव है तो भी हमें कमेंट में बताएं। आपके सारे सुझाव, ऑल योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, stay happy, and keep investing. Bye bye.